चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर हमारे फिजिक्स का एक नया चैप्टर आज हम लोग देखते हैं। चलो देखो, ये चैप्टर समझे ना, तो ध्यान से समझना है ये चैप्टर्स। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट जनरली दो स्टेट्स में देखा जाता है। दो स्टेट्स में मतलब कि दो कंडीशन में। यहाँ स्टेट्स मतलब कंडीशन कहलाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जनरली दो कंडीशंस होती हैं। या तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है या तो इन मोशन। स्टेशनरी मतलब क्या कि एक ही जगह पे रुका हुआ। या तो वो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रुका हुआ होता है या तो फिर इन मोशन। इन मोशन मतलब कि वो ऑब्जेक्ट चल रहा होता है। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही कंडीशन में होगा ना, दो स्टेट्स में मतलब दो कंडीशन में होगा। या तो रुका हुआ होगा, आपके घर पे कोई टेबल पड़ी हुई होगी तो वो टेबल एक ही जगह पे रुकी हुई है ना, बराबर ना, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाया। क्या कहलाया? वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक ही जगह रुका हुआ है। ठीक है, आपके घर में टेबल, चेयर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीज़ें क्या है, एक ही जगह पर पड़ी हुई है। ये माइक भी अगर मैं नीचे रख दूं तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक ही जगह पड़ा रहेगा ना। लेकिन जो चीज़ चल रही हो ना, तो उसे हम लोग कहते हैं वो मोशन में है। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो मतलब वो मोशन में है। जैसे हवा चल रही है, भले दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जैसे हवा चल रही हो तो वो मोशन में है। जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है तो मतलब वो मोशन में है, बराबर। ये जैसे मेरे हाथ पैर चल रहे हो, जैसे मेरा मुंह चल रहा है, तो ये सब क्या कहलाया? मोशन में है। एक ही जगह रुकी हुई चीज़ क्या कहलाती है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक ही जगह रुका हुआ। और जो ऑब्जेक्ट चलता जाता हो ना, चल रहा हो ना, तो उसे कहते हैं वो मोशन में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में हो ना, एक ही जगह रुका हुआ हो, तो उसे मोशन में लाने के लिए, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, चल रहा हो, तो उसे स्टेशनरी करने के लिए मतलब एक जगह रुकाने के लिए उस पर एक तरह का इफेक्ट देना पड़ता है। और उसी इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं फोर्स। उसी को ही क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मतलब कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना हो या मोशन को स्टेशनरी में करना हो तो उसके ऊपर फोर्स देना ज़रूरी है ना। सही बात है ना। आपके घर पे कोई टेबल पड़ी हुई है, कोई चेयर पड़ी हुई है, तो वो चेयर फिलहाल कैसे कहलाई? स्टेशनरी कहलाई, एक ही जगह रुकी हुई है। लेकिन उसके ऊपर फोर्स देंगे, अगर उसके ऊपर धक्का देंगे तो वो चेयर या टेबल थोड़ी सी आगे जाएगी कि नहीं? तो मतलब वो स्टेशनरी से क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। सही बात है ना। अगर आपके घर पे नीचे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, वो फुटबॉल ऐसे ही पड़ा हुआ है ज़मीन पे, तो वो फिलहाल क्या कह रहा है? स्टेशनरी। लेकिन उसके ऊपर अगर हम लोग किक मारेंगे, उस फुटबॉल को अगर हम लोग किक मारें तो वो फुटबॉल क्या होगा? चलने लगेगा। ठीक है ना, फुटबॉल आगे जाने लगेगा ना, तो मतलब वो फुटबॉल क्या हो गया? मोशन में हो गया। तो उसे किक मारना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स देना। जनरली फोर्स को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जोर देना, धक्का देना, तो उसे फोर्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअली फोर्स वो नहीं कहलाता। साइंटिफिक लैंग्वेज में फोर्स मतलब कहलाता है अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी तरह का पुश और पुल, मतलब कोई भी तरह का जो पुश मतलब धक्का देते हैं और पुल मतलब खींचना, तो उसे हम लोग कहते हैं फोर्स। एक ऐसा ही जस्ट एग्जांपल है, आप लोग कितनी बार कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो, कोई शॉप पे जाते हो, वहाँ पर पता है दरवाज़ा होता है तो उस पर पुश और पुल लिखा हुआ होता है ना, पुश और पुल। तो आज के बाद याद रखना कि हाँ भाई वो फोर्स के लिए आता है, पुश एंड पुल। पुश मतलब क्या? तो पुश मतलब धक्का देना। लिखा हो ना पुश, पुश मतलब अंदर की तरफ धक्का देना है। अगर लिखा हो ना पुल, पुल मतलब खींचो, भाई उसे बाहर की तरफ खींचना है। जनरली लोग उल्टा कर देते हैं दरवाजे पे, करते हैं कि नहीं? कितनी बार शॉप पे कोई जाते हो, वहाँ पे दरवाजे पे ऐसे लिखा हुआ हो तो आप लोग उल्टा ही करते हो। पुश लिखा हो तो आप लोग धक्का देते हो और खींचते हो फिर उसे, और पुल लिखा हो तो फिर धक्का देने लगते हो। तो ध्यान रखो, पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी तरह का पुश या तो पुल, तो उसे फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स की वजह से ही तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो तो वो मोशन में आता है। ठीक है ना। जैसे वैसे ही मैंने बताया कि जैसे चेयर अगर पड़ी हुई है, उसको हम पुश करेंगे, धक्का देंगे,
तो वो चेयर थोड़ी आगे जाएगी ना, मतलब स्टेशनरी से वो मोशन में आ जाएगी। सही बात है। और वैसे ही अगर कोई चल रही चीज़ को भी अगर हम लोग पुश करें ना, तो भी वो क्या हो जाएगा, मोशन में से स्टेशनरी। जैसे अगर कोई फुटबॉल बाहर से चलता हुआ आ रहा है, जैसे वो पता है फुटबॉल खेलते ही है ना, मैच खेलते हैं तो वो जाली के बाहर जो है गोलकीपर खड़ा हुआ होता है ना, गोल के आगे गोलकीपर खड़ा हुआ होता है। दूर से कोई प्लेयर जो है वो किक मारता है तो वो फुटबॉल आ रहा होता है उसके सामने। तो फुटबॉल आ रहा है तो मतलब वो कैसे कहलाया, मोशन में है, वो चलता हुआ आ रहा है ना। लेकिन गोलकीपर हाथ से उसे रोक लेता है, अपने हाथ में पकड़ लेता है, उसे पकड़ लेता है ना, गोलकीपर आकर अपने हाथ में उस बॉल को पकड़ लेता है। तो मतलब वो क्या हुआ, एक तरह का पुश हुआ, एक तरह का थोड़ा सा धक्का देता है कि जिससे वो बॉल वो हाथ में आ जाए एकदम। तो जिससे वो फोर्स देने पर ही वो मोशन में से क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। चलता हुआ फुटबॉल वो हाथ में आके रुक जाएगा, तो वो भी किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। ठीक है। तो मतलब फोर्स क्या काम करता है पता है, ऑब्जेक्ट का, सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखो, फोर्स का काम क्या है। तो फोर्स ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है। फोर्स ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट की कंडीशन चेंज करता है। फोर्स की वजह से ही, वही पॉइंट ना कि फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से मोशन में या मोशन से स्टेशनरी में आता है। एंड फोर्स मतलब क्या, तो फोर्स मतलब अब पुश और पुल, कोई भी चीज़ के ऊपर धक्का देना या कोई भी चीज़ को खींचना, तो वो पुश एंड पुल वही कहलाता है फोर्स। सिर्फ पुश और पुल नहीं, इसके अलावा दूसरी काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं कि जिसे फोर्स में काउंटिंग होती है, कि जैसे पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ये भी सब एक तरह के फोर्स ही कहलाते हैं। ठीक है। पिकिंग, पिकिंग मतलब कोई चीज़ को खींचना, कि जैसे वो आप गार्डन में जाते हो और गार्डन में से वो फ्लावर पिक करते हो ना, बराबर ना, फ्लावर पिक करते हो, मतलब कोई प्लांट में अच्छा खासा फ्लावर अगर लगा हुआ हो तो उसे तोड़ते हो कि नहीं, फूल तोड़ते हो, पत्ते तोड़ते हो, तो उसे क्या कहते हैं, पिकिंग करना, बराबर। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो तो उस ऑब्जेक्ट को जोर से खींचना, तो उसे क्या कहते हैं, पिक करना। तो वो पिकिंग, तो उसमें भी तो फोर्स लगता है ना, तो वो भी एक तरह का फोर्स कहलाया। ओपनिंग, ठीक है, कोई दरवाज़ा खोलना, घर का दरवाज़ा बंद हो और उसे जो है वो ज़ोर से खोलना, तो उसके लिए भी फोर्स तो ज़रूरी है ना, उसे ही पुल भी कहते हैं ना। या तो शटिंग, शटिंग मतलब बंद करना ज़ोर से, घर का दरवाज़ा ही ज़ोर से जो है वो बंद करना, मतलब कि उसमें पुश करना, तो वो भी एक तरह का क्या कहलाया, फोर्स। किकिंग, जो मैंने बताया ना, फुटबॉल पड़ा हुआ हो उसे ज़ोर से किक मारना, तो ये भी फोर्स में आता है। हिटिंग, हिटिंग मतलब भी किसी को ज़ोर से मारना, आप जैसे किसी को ज़ोर से थप्पड़ मारते हो या कोई ऑब्जेक्ट को अगर ज़ोर से जो है वो ये धक्का देना, तो वो भी हिटिंग में आता है। या तो फिर लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब कोई चीज़ उठाना, ठीक है, कोई चीज़ उठाना, कोई भारी चीज़ नीचे पड़ी हुई हो और उसे उठाना, तो ये भी लिफ्टिंग, वो लिफ्टिंग भी एक तरह का फोर्स है। इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए एक्चुअली फोर्स की ज़रूर पड़ती है। सही बात है ना, फोर्स के बिना ये सब एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती ना। फोर्स मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया, हम लोग सिंपल उसे जोर कहते हैं, जोर लगाना, तो उसे फोर्स कहते हैं। तो हर एक एक्टिविटी के लिए जनरली फोर्स की ज़रूर है ही ना। फोर्स के बिना कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है। मैं बोल भी रहा हूँ तो वो भी मेरी बॉडी का फोर्स लगता है, तभी तो ये मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना। सही बात है ना, ये फोर्स की वजह से ही मैं इस माइक को भी तो पकड़ के बैठा हूँ ना, जिसमें आता है ना लिफ्टिंग, मतलब जैसे नीचे से उठाना, इसे पकड़ के रखना। अगर मैं इस पर फोर्स न दूँ और इसको छोड़ दूँ तो क्या है, माइक यहाँ पे रहेगा नहीं, नीचे जाके गिरेगा। ये फोर्स की वजह से ही तो मैं इसे पकड़ के बैठा हूँ। हर एक एक्टिविटी के लिए जनरली फोर्स की ज़रूर पड़ती है कि नहीं, बराबर ना। आप लोग जैसे बाहर खेलने भी जाते हो तो दौड़ते हो, तो आपकी बॉडी का फोर्स उसमें लगता है, ठीक है। तो हर एक्टिविटी के लिए जनरली फोर्स की ज़रूर पड़ती है ना। अब दूसरा एक पॉइंट आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स देना हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स देना हो, तो वो फोर्स उसके इंटरेक्शन के थ्रू ही होता है। फोर्सेस आर ड्यू टू एंड इंटरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स देना हो तो वो फोर्स किसके थ्रू आता है, तो उसके इंटरेक्शन के थ्रू। तो इंटरेक्शन मतलब क्या, कि उसके कांटेक्ट में आना,
उसके कांटेक्ट में आकर ही कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर फोर्स दिया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है वो कोई गाड़ी खड़ी हुई हो और उस गाड़ी को जो है वो मुझे चलाना है, ठीक है, या उसे थोड़ा जो है वो आगे धक्का देना है, तो मैं दूर खड़े रहकर धक्का दे सकता हूँ? मुझ में कोई ऐसी जादुई ताकत है? नहीं है ना। उसको धक्का देने के लिए उसे कांटेक्ट में आना ज़रूरी तो है ना, उस पर इंटरेक्शन करना ज़रूरी तो है ना, बराबर ना। कि उस गाड़ी को अगर मुझे धक्का देना हो तो गाड़ी को धक्का देने के लिए पहले गाड़ी को जो है वो टच करना पड़ेगा और फिर ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा। सही बात है ना। तो ज़ोर से धक्का दूंगा तो वो गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगी। तो मतलब फोर्स देने के लिए उसका इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, उसको टच करना ज़रूरी है कि नहीं। इस माइक को भी मैं पकड़ के बैठा हूँ, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, मेरा फोर्स इस पे लग रहा है, तो इस पे इंटरेक्शन ज़रूरी है ना। बिना इसको टच किए मैं माइक को हवा में पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं ना, ये हवा में रहेगा खुद? नहीं, बराबर। इसको ऊपर भी जो मैं फोर्स दे रहा हूँ तो उसमें भी तो ये इंटरेक्शन ज़रूरी है ना, मतलब उसका टच होना ज़रूरी है। विदाउट टचिंग फोर्स नहीं होता है, लेकिन वो अलग केसेस हैं जो हम लोग आगे देखेंगे कि इंटरेक्शन के बिना भी फोर्स कैसे होता है। फोर्स के लिए जनरली इंटरेक्शन करना ज़रूरी ही होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर पुश और पुल करना है तो पुश और पुल के लिए उसको टच तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो फोर्स लगेगा ना, बराबर ना। इस बोर्ड को भी अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पहले टच तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से ये हिलेगा ना बोर्ड, बराबर। विदाउट कांटेक्ट, विदाउट इंटरेक्शन मैं बोर्ड को कोई हिला सकता हूँ यहाँ से? इसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं ना। मैं जैसे ये पुश कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये बोर्ड ऐसे हुआ आगे, तो किससे? ये इंटरेक्शन हुआ तो ही, मैंने टच किया तो ही। विदाउट इंटरेक्शन इस पर खुद ब खुद कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना कि फोर्स के लिए जो पुश एंड पुल करते हैं, और पुश और पुल के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरेक्शन ज़रूरी है, उसको टच करना ज़रूरी है, बराबर। आज के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेनली फोर्स देने के लिए इंटरेक्शन ज़रूरी है, बराबर ना। जैसे कोई भी दरवाज़ा खोलना हो तो दरवाज़ा खोलने के लिए पहले दरवाजे को टच तो करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई दरवाजे को टच करके फिर पुश या पुल किया हमने, बराबर। हाँ, वो बात अलग है कि आज के टाइम में पता है वो सेंसर वाले दरवाजे आ चुके हैं। देखो बड़े बड़े मॉल में जाते हो या कोई शॉप में जाते हो तो वहाँ पे सेंसर वाले दरवाजे, आप खाली खड़े रहते हो दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है विदाउट इंटरेक्शन। तो ऐसे टॉपिक्स अलग हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे उसमें, बराबर। जनरल टॉपिक बता रहा हूँ कि फोर्स में जो पुश एंड पुल दिया जाता है तो वो पुश और पुल के लिए इंटरेक्शन ज़रूरी पड़ता है, बराबर। और दूसरा, फोर्स में है ना डायरेक्शन भी ज़रूरी पड़ता है। इंटरेक्शन के अलावा दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी पड़ती है? डायरेक्शन। यहाँ लिखी नहीं हुई है लेकिन ध्यान से सुनना है पॉइंट। फोर्स जब सेम डायरेक्शन में किया जाता है ना, फोर्स जब सेम डायरेक्शन में किया जाता है ना तो फोर्स में एडिशन होता है, फोर्स बढ़ता है। लेकिन अगर कोई भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में किया जाए ना तो वो फोर्स कम हो जाता है। अब कैसे समझो कि सपोज ये माइक है, ठीक है, या माइक की जगह अगर सपोज यहाँ पर कोई दूसरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता, कोई टेबल होती, अगर यहाँ पर कोई बड़ी सी टेबल होती है ना, या कोई बड़ा बॉक्स होता, कुछ भी, मैं तो समझाने के लिए सपोज ये माइक है, यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा बॉक्स होता, उस बॉक्स के पास दो लोग खड़े हुए हैं, अब उस बॉक्स को मोशन में लाना है, मतलब उस बॉक्स को जो है वो आगे हमें खिसकाना है थोड़ा सा, अभी यहाँ पे ही खड़ा है, इसको आगे खिसकाना है। तो अगर वो दोनों पर्सन इस साइड से दोनों एक साथ अगर धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा? वो बॉक्स जल्दी से आगे खिसकेगा ना, बराबर ना। उस बॉक्स को खिसकाना है, अगर उस बॉक्स पे एक ही इंसान धक्का देगा तो शायद वो ऑब्जेक्ट वो बॉक्स थोड़ा धीरे धीरे खिसकेगा। अगर दोनों एक साथ एक ही जगह से यहीं से ही धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट जल्दी से वहाँ पे खिसकेगा। सही बात है। मतलब अगर एक के साथ दूसरा भी जुड़ जाए ना और दोनों सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, दोनों एक ही तरफ धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ऐड हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। मैं अगर अकेला धक्का दे रहा हूँ कोई टेबल पे और मेरे साथ कोई दूसरा दोस्त आकर भी मेरे साथ धक्का दे रहा है
तो फोर्स ऐड होगा ना, बराबर। दोनों एक साथ धक्का लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करेगा, फोर्स उसमें ऐड हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ऐसे कि वही बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसमें एक पर्सन, एक दोस्त यहाँ से धक्का दे रहा है और एक दोस्त यहाँ से धक्का दे रहा है, ठीक है। अब बॉक्स को हमें हटाना इस तरफ से ही है, लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी हो गई कि एक दोस्त यहाँ से धक्का देने लग गया और एक दोस्त यहाँ से धक्का देने लग गया, तो वो बॉक्स हटेगा अपनी जगह से? हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं हटेगा ना, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा ना। एक यहाँ से धक्का दे, एक यहाँ से अगर धक्का दे रहा है तो वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो कहाँ पे? तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे ना, एक यहाँ से एक यहाँ से, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो वो फोर्स सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस मतलब कि कम हो जाता है। सेम डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऐड होता है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, कम हो जाता है उसमें। सही बात है कि नहीं? कि अगर एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं तो वो फोर्स कम ही होगा ना, है कि नहीं? सीधी सी बात। यहाँ बॉक्स पड़ा हुआ है, दोनों एक ही डायरेक्शन से धक्का देंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, जल्दी बॉक्स मूव करेगा। लेकिन एक यहाँ से धक्का देगा, एक यहाँ से धक्का देगा, तो वो बॉक्स अपनी जगह पे ही रहेगा ना, कहाँ से हिलेगा वो तो एक यहाँ से और एक यहाँ से अगर फोर्स लगा रहा है तो दोनों का फोर्स माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा दोनों का फोर्स। समझ आ रही है बात? तो इसलिए फोर्स के लिए इंटरैक्शन ज़रूरी है, लेकिन दूसरा डायरेक्शन ज़रूरी है। फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगे ना, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो फिर उसमें क्या होता है? फोर्स ऐड होता है। अब दूसरा एक एग्जांपल दूं, दूसरा जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज कोई स्लोप है, स्लोप होता है ना, आप कोई पहाड़ पे अगर गाड़ी चलाने जा रहे हो और वहाँ पे जो है वो स्लोप है, पहाड़ पे ऐसा जो रास्ता होता है, अब उस रास्ते पे कोई कार नीचे उतारनी है, उस पर कार जो है वो नीचे उतारनी है, तो कैसे होगा पता है? अगर स्लोप पे हम लोग कार नीचे उतारते हैं ना, तो वो तो स्लोप है ही, पहले ही नीचे है, और हम लोग जब एक्सीलेटर दबाते हैं कार के लिए, जब एक्सीलेटर दबाएंगे तब उस वक्त वो कार और स्पीड में जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स भी लगाते हैं, कार पे जोर से एक्सीलेटर दबाएंगे मतलब वो फोर्स देना ही हुआ। अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? कार स्पीड में जाएगी, स्पीड में जाएगी ना। तो उसमें डायरेक्शन हेल्प करता है कि नहीं? कि अगर सेम डायरेक्शन में ही हो तो क्या होगा? वो कार और स्पीड में जाएगी, जाएगी ना, सही बात ना। लेकिन इसका ही उल्टा करें तो वही स्लोप है, लेकिन अब कार को नीचे से ऊपर लेके आना है, ठीक है। स्लोप वही है लेकिन कार ऊपर से नीचे नहीं, अब नीचे से ऊपर जाएगी। तो क्या होगा पता है? रास्ता ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है यहाँ पर, ठीक है। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो क्या कार उतनी स्पीड से ऊपर चढ़ जाएगी? नहीं ना, कार की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भले आप पूरा एक्सीलेटर दबा देते हो लेकिन फिर भी कार की स्पीड वहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि रास्ता ऐसे है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो स्पीड कम होगी ना। वही अगर रास्ता भी ऐसे बना हुआ है और हम भी वैसे ही अगर नीचे आ रहे हैं तो फिर स्पीड डबल हो जाएगी। सही बात है। तो इसीलिए फोर्स में दूसरी चीज़ क्या इफ़ेक्ट करती है इंटरैक्शन के अलावा? डायरेक्शन। फिर से वही टॉपिक बता रहा हूँ कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो वो फोर्स ऐड होता है। फोर्स क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो वो फोर्स लेस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, कम हो जाता है फोर्स, ठीक है। और फोर्स को मेज़र किया जा सकता है, नंबर में मेज़र करते हैं कि जैसे आप वज़न मापते हो ना, बराबर, भाई इस चीज़ का कितना वज़न है, तो इस चीज़ का 200 ग्राम वज़न है ग्राम में। सब्जी खरीदने जाते हो, भाई ये कितने हैं, तो भाई ये 2 किलो की सब्जी है, बराबर। ग्राम में, किलोग्राम में मेज़र होता है ना। तो जैसे वज़न होता है ना, वेट होता है, उसको आप मेज़र करते हो, तो क्या फोर्स को मेज़र कर सकते हैं कोई नंबर में? किया जा सकता है फोर्स को मेज़र, कि फोर्स को किस में मेज़र करें? अगर नंबर में मेज़र किया भी जाता है तो किस में मेज़र करें? वो फोर्स के लिए क्या लिखें? भाई अगर मैं
इस बोर्ड पे अगर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे धक्का दे रहा हूँ, पुश या तो पुल करूँ, जैसे पहले भी बताया ना, ये मैंने पुल किया, ये बोर्ड मैंने आगे किया मतलब पुल किया, तो ये फोर्स हुआ ना। तो मैंने बोर्ड पे कितना फोर्स लगाया और किस पे जो है वो ये मेज़र करें, भाई कितना लगाया, 10 सेंटीमीटर का फोर्स, सेंटीमीटर बोलेंगे इसको नहीं, कि भाई 10 किलो का फोर्स लगाया, किलो बोलेंगे इसको नहीं ना। फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू को जनरली साइंटिफिक लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं वो वैल्यू, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझ रहे हो, नाम ध्यान आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब क्या कहते हैं, फोर्स की वैल्यू। हाँ, फोर्स की वैल्यू काउंट होती है और वो काउंट करते हैं न्यूटन में। फोर्स का यूनिट, यूनिट कहते हैं, हाँ, जिसे एसआई यूनिट एक्चुअली कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, आपके लिए नया है कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड यूनिट। मतलब क्या पता है कि कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जो एक ही यूनिट चलता हो ना, तो उसे एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, कि जैसे अगर मुझे डिस्टेंस मेज़र करना है, ध्यान से सुनना, कि डिस्टेंस मापना है मुझे कि भाई यहाँ से लेकर उस दीवार तक का कितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस मैं मीटर में मेज़र करूँगा। किस में मेज़र करूँगा, मीटर। भाई मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में ऐसे मेज़र होता है ना। तो ये क्या कहलाता है पता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है कि हर जगह पर, कोई भी जगह पर अगर डिस्टेंस मेज़र करना है, रोड मेज़र करना है, इस प्लेस से उस प्लेस तक कितना है, तो भाई यहाँ से 2 किलोमीटर है, किलोमीटर में मेज़र करते हैं ना। कि कोई देश ऐसा है जो ऐसे कहते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक 2 किलो दूर है, 2 किलो, ऐसा कोई यूनिट आता है नहीं। हर जगह पे एक ही यूनिट चलता है ना। कोई भी देश में चले जाओ, वहाँ पे आपको यही कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है वो कितनी दूर है, तो ये 2 किलोमीटर दूर है। तो किलोमीटर वो ऐसा यूनिट है ना, हर जगह सेम चलता है ना। तो वैसे फोर्स का यूनिट, फोर्स मेज़र करने का यूनिट आता है न्यूटन, एन, खाली एन कहते हैं न्यूटन। किलोमीटर के लिए शॉर्ट में लिखते हो ना के एम, तो वैसे फोर्स के लिए शॉर्ट में लिखा जाता है एन, न्यूटन, बराबर। हमारे वर्ल्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने इस फोर्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, उन्होंने फोर्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी और इसी वजह से उनके नाम पर से ही इसका यूनिट बना है न्यूटन। ठीक है, उनके नाम पर से ही ये यूनिट बना न्यूटन। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए फोर्स का यूनिट है ना न्यूटन कहते हैं। कि जैसे फिर से वही एग्जांपल, अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस बोर्ड पे कितना फोर्स लगा, तो ऐसे नहीं कहते 10 किलो फोर्स लगा, नहीं, इस बोर्ड पे 10 न्यूटन फोर्स लगा। क्या लगा, 10 न्यूटन, ऐसे कहा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट को, कोई अगर टेबल को मैं धक्का दे रहा हूँ और उस धक्के पर भी फोर्स लग रहा है, तो अगर काउंट करें कि भाई उस टेबल पे मैंने कितना फोर्स लगाया, तो हाँ भाई गिनेंगे भाई उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स को मेज़र करने के लिए यूनिट क्या आता है, न्यूटन आता है। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है। तो फोर्स किसे कहते हैं वो समझ में आ रहा है ना। फोर्स क्या काम करता है, किसे कहते हैं, और फोर्स के लिए क्या ज़रूरी है, एक इंटरैक्शन, दूसरा डायरेक्शन। ये चीज़ें आज हमने समझी ना। तो फोर्स के बारे में जैसे जितने टॉपिक्स आज हमने देखे, अब इनके आगे के टॉपिक्स जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।